वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म प्रिपरेशन। ये मिड टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको PHY 101 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है उनसे शुरुआत करते हैं। फिज़िक्स की फंडामेंटल्स की हम बात करें, फिज़िक्स क्या है? फंडामेंटल साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है मैटर, एनर्जी और जो इंट्रैक्शन होता है उनके दरमियान, और इसमें जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है ऐसे लॉज को जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्स को। कुछ ऐसे लॉज मौजूद हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। साइंटिफिक मेथड्स की हम बात करें, जो साइंटिफिक मेथड है वो सेंट्रल है फिज़िक्स के लिए। इसमें क्या होता है, हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, और इसके अलावा हाइपोथेसिस होता है। इसमें हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है, फॉर्मुलेशन की जाती है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट होती है, थ्योरीज होती हैं। आप देखते हैं कि कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं और इंश्योर किया जाता है जो एम्पेरिकल नॉलेज है, यानी कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच इंश्योर करती है कि नॉलेज बेस्ड हो एम्पेरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट की हम बात करते हैं। ऐसा यूनिट प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज जो है सिस्टम मेजरमेंट के लिए इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी साइंटिफिक डिसिप्लिन के अक्रॉस। और जो की एसआई यूनिट्स होते हैं उसमें शामिल होता है मीटर जो है लेंथ के लिए, किलोग्राम होता है मास के लिए, और सेकंड होता है टाइम के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो जो है क्या है, दूसरा एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि अलाउ करता है फिजिसिस्ट को कि वेरीफाई करें करेक्टनेस इक्वेशन की और कन्वर्ट करें यूनिट्स को इफेक्टिवली। नाउ दी काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स की इम्पोर्टेंट देखते हैं। काइनेमेटिक्स जो है वो डील करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के साथ, बगैर कंसिडर किए हुए उसके जो कॉजेज़ होते हैं, यानी कि जो कॉजेज़ हैं उनको नहीं देखा जाता, सिर्फ जो है वो मोशन की बात की जा रही होती है। और वन डायमेंशनल मोशन जो है उसके अंदर डिप्लेसमेंट जो होती है उससे मुराद चेंज होना, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो चेंज आता है एक पोजीशन के अंदर ऑब्जेक्ट की साथ में जो है स्ट्रेट लाइन के, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिस्क्राइब करता है जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, जबकि स्पीड जो है उसकी स्केलर काउंटर पार्ट है। और एक्सेलरेशन मेजर करती है कि कितनी क्विकली वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है वक्त के साथ। नाउ द मोशन इन टू डायमेंशंस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करते हुए जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो दोनों। और वेक्टर जो है वो बन जाता है एसेंशियल टूल जो है एनालाइज करने के लिए इस तरह के मोशन जो है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होता है इन्फ्लुएंस के अंदर ग्रेविटी के, जब उसके बाद के वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है इसका उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, जबकि वर्टिकल मोशन एक्सपीरियंस करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। और ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक होती है, और की पैरामीटर जो है उसमें जो है वो इंक्लूड है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और जो रेंज है। वेक्टर डिकम्पोजिशन जो है वो हेल्प करता है रिजॉल्व करने में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। और अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन की हम इसकी बात करें, इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसके अंदर स्पोर्ट्स हम देखते हैं, बैलिस्टिक्स है, और जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होते हैं एक्यूरेट मोशन प्रिडिक्शन के लिए। नाउ द डायनामिक्स एंड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ की हम बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ये फॉर्म करते हैं कॉर्नरस्टोन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। और फर्स्ट लॉ हम बात करें जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसके मुताबिक जो है वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रहता है रेस्ट के ऊपर, यानी कि एक रेस्ट फॉर्म में रहेगा वो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती तब तक। तो इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि अपनी हालत में वो रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही। और जो सेकंड लॉ है उसमें क्वांटिफाई किया जाता है फोर्स को एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन।
यानी कि फोर्स जो है वो बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जब हम मास से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स के बराबर होगी। सो एक रिलेशनशिप हम देखते हैं फोर्स और मोशन के दरमियान, और ये कि एक जितना भी ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स, यानी कि ये चीज़ है कि जितना भी ज़्यादा मास होता है किसी भी चीज़ का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हैवी होगा यानी कि उसमें जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा बिगर फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन जो है वो लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि म्यूचुअल जो नेचर है फोर्सेस की, यानी कि हर एक्शन जो भी किया गया उसका एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आएगा उसके मुखालिफ में, और उतना ही रिएक्शन हमें देखने में आएगा कोई भी एक्शन अगर किया जाता है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें तो इसकी कई सारी एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं कि जब पुश किया जा रहा है एक बॉक्स को, सो अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेट करती है उसको, और जबकि फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है, अपोज करती है मोशन को, यानी कि रोकती है मोशन को। फ्रिक्शन, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतना जो है वो मोशन रुकेगा। सो इनको इन लॉज के ज़रिए जो है वो एनालाइज किया जाता है फोर्सेस जो है बहुत से सिस्टम्स के अंदर। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब इनकी एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। सो न्यूटन्स लॉ की जो है वो एक्सटेंसिव एप्लीकेशन हम देखते हैं जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में ये हेल्प करते हैं एनालाइज करने में। जो मोशन होते हैं इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर, टेंशन जो होती है स्ट्रिंग में, और जो फोर्सेस होती है सर्कुलर मोशन में। और फॉर इंस्टेंस के एक एलिवेटर जो कि एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, अपरेंट वेट जो एक पर्सन का इंक्रीज़ होता है क्योंकि एडिशनल अपवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से। सिमिलरली तौर पर जो व्हीकल डायनामिक्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस इनेबल करती है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग को भी। और जो फ्री बॉडी डायग्राम होती है ये एसेंशियल टूल होता है विजुलाइज करने के लिए फोर्सेस जो कि की जा रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सिंप्लीफाई कर रही होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है मैनेजेबल कंपोनेंट्स के अंदर। सो नाउ दी एनर्जी एंड मोमेंटम। अब एनर्जी और मोमेंटम की हम बात करते हैं। सो वर्क, एनर्जी एंड कंजर्वेशन आ जाता है। सो वर्क जो है वो क्या है, वर्क को अगर हम देखें, सो वर्क जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोडक्ट के तौर पे किसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर। और एनर्जी की हम बात करें अगर, तो एनर्जी जो कि कैपेसिटी होती है वर्क करने की, ये पाई जाती है बहुत सी फॉर्म के अंदर। इसकी कई सारी फॉर्म होती है एनर्जी की, जैसे कि काइनेटिक हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये बताता है कि वर्क डन जो हुआ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बराबर होता है जो चेंज आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि जिसके मुताबिक ये है कि एनर्जी जो है क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। ये भी एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट में से है कि एनर्जी ना तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे। ह्यूमंस हम क्या कर सकते हैं कि उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। हम एनर्जी बना नहीं सकते ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पेंडुलम के अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में उसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। सो नाउ द मोमेंटम एंड कोलिजन्स। सो मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि कंजर्व्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। और जो कोलिजन होती है उसको क्लासिफाई किया जाता है इलास्टिक, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक जहाँ पर नहीं होती। और जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो ज़रूरी है एनालाइज करने में जो इंट्रैक्शन होता है ऑब्जेक्ट के दरमियान। अब जैसे कि बिलियर्ड का गेम होता है उसमें क्या आता है, जो मोमेंटम होता है बॉल का बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो कांस्टेंट रहता है।
और ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं व्हीकल सेफ्टी डिज़ाइन, जब गाड़ियों की जो सेफ्टी डिज़ाइन होती है उसके अंदर, एस्ट्रोफिज़िक्स में, और जो पार्टिकल फिज़िक्स होती है वहाँ पर। नाउ दी एडवांस्ड मैकेनिक्स, अब एडवांस मैकेनिक्स की हम बात करते हैं। सो रोटेशनल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि एक महवर के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, जिसको हम कहते हैं। और जो ये रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। टॉर्क जो है, जो कि रोटेशनल इक्विवेलेंट है फोर्स का, वो सबब बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। और एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम से अनलॉक करता है और वो महफूज रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अब अगर इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो एक फिगर स्केटर जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है वो तेज़ी से। जब वो पुल कर रहा है अपने आर्म को जो है वो इन्वर्ट की तरफ, कन्वर्जेशन एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्रूशियल होता है अंडरस्टैंड करने में मशीनरी, प्लानिटरी मोशन और जो जायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाउ दी इक्विलिब्रियम एंड ऑस्किलेशन। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझने से पहले अगर इस लफ्ज़ को हम समझें इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस है। एक्चुअली सिंपल क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस एंड अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल। जब दो अपोजिट फोर्सेस बराबर होती हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम हासिल किया जाता है। सो इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट फोर्स और जो टॉर्क होती है एक बॉडी के ऊपर वो ज़ीरो होती है, और उसी से क्या होता है कि स्टेबिलिटी और जो है वो बैलेंस आता है। और स्टैटिक्स की हम बात करें, ये डील करता है कंडीशन के साथ इक्विलिब्रियम के लिए रिजिड बॉडीज़ में, और एसेंशियल होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। और ऑस्किलेशन जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब करता है रेपिटेशन जो है मोशन की एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसकी जो खसूसियात हैं उसके अंदर जो है वो साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, और जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाता है। और एप्लीकेशंस की हम बात करें तो उसके अंदर ये कि पेंडुलम और जो स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर इसकी एप्लीकेशन है। सो अंडरस्टैंड करना ऑस्किलेशन जो है ये ज़रूरी होता है स्टडी करने के लिए, जो वेव्स हैं, साउंड है, और जो रेजोनेंस फिनोमेना है। सो नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड वेव्स। जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं और वेव्स हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है इनमें। मैटर जो है वो एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इलास्टिसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, और ये इन्फ्लुएंस करता है इनके जो बिहेवियर है उनको अंडर स्ट्रेस। इलास्टिसिटी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि कैसे मटेरियल डिफॉर्म करते हैं और रिटर्न होते हैं अपने ओरिजिनल शेप। और ये जो है गवर्न है, इसको ये गवर्न है हुक लॉ के ज़रिए। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जब किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं वो ज़्यादा फोर्स पर ज़्यादा खींचता है और छोड़ने पर वापस अपनी जगह आ जाता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टडी इसके मुताबिक हम देखें तो इसमें स्टडी किया जाता है लिक्विड और गैसेस, और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि प्रेशर है, बॉयंसी है, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। और एप्लीकेशन की हम बात करें इसकी, फिर तो उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, एरोडाइनमिक्स होगा, और मेट्रोलॉजी हो गए। सो नाउ दी साउंड एंड वेव मोशन। साउंड वेव्स और वेव मोशन की हम बात करते हैं। साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो कि प्रोपोगेट जिनको किया जाता है मीडिया के ज़रिए, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, और जो एम्पलीट्यूड वगैरह है। और वेव मोशन की हम बात करें तो उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह इसके अंदर शामिल होते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेना जैसे कि म्यूज़िकल, एकोस्टिक्स, सोनर टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन
सिस्टम होते हैं। सो अंडरस्टैंड करना वेब बिहेवियर ये ज़रूरी होता है ऐसी फील्ड्स के लिए जो कि ऑडियो इंजीनियरिंग से लेकर सिस्मोलॉजी तक की फील्ड, इस तरह की फील्ड्स के लिए। नाउ दी ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो जो न्यूटन लॉ है ग्रेविटेशन का, बताता है कि हर मास जो है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को, और ऐसी फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल होती है उन मासेस के लिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के साथ जो डिस्टेंस होता है उनके दरमियान। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है प्लानिटरी ऑर्बिट्स, टाइड्स, सैटेलाइट मोशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो एस्केप वेलोसिटी है, ये की कॉन्सेप्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है वो क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज जिस एट रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें तो इसमें क्या है कि जब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हरकत नहीं कर रहे होते, यानी स्टैटिक होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स और इफ़ेक्ट पैदा होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कहलाई जाती है। और जो कूलम लॉ है ये क्वांटिफाई करता है जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्क्राइब करती है जो इन्फ्लुएंस होता है चार्जेस इन स्पेस का। सो ये कॉन्सेप्ट अंडरपिन करते हैं टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि कैपेसिटर, और फाउंडेशनल हैं अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब अगर हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आ जाते हैं जिनको यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।